Hey guys, welcome to Freelance Show. We have started a new series on complete Indian polity by M. Lakshmankar. उस सीरीज में हमने अब तक फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो कवर कर लिया है एंड जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम रिट्स जो है उसको एक सेपरेट लेक्चर में डील करेंगे। सो आज का लेक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को किन आर्टिकल के अंदर ये रिट्स इशू करने का अधिकार है एंड जब भी किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं तो अंडर आर्टिकल 32 जब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है सुप्रीम कोर्ट किस टाइप के रिट्स इशू करती है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। बिना किसी समय को गवाए हुए हम डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 32 जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 32 हमें क्या प्रोवाइड करता है कि राइट टू रेमेडी प्रोवाइड करता है। राइट टू रेमेडी मीन्स ये राइट टू रेमेडी प्रोवाइड करता है एंड रेमेडी फॉर व्हाट, अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स जो है वो छीन ले जाते हैं या ब्रीच हो जाते हैं तो उनको एनफोर्स करने के लिए उसके पास संविधान ने हमारे दो अधिकार दिए। या तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है अंडर आर्टिकल 226, ओके, या फिर वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। सो ये जो आर्टिकल 32 है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर जी ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो मेयर फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ लिख देने से या फिर संविधान में इनकॉर्पोरेट करने से फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि अगर उनके एनफोर्समेंट के लिए ही अगर कोई आर्टिकल नहीं है या फिर एनफोर्समेंट का प्रावधान ही नहीं है तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स देने से कोई फायदा नहीं होता। सो दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट्स विदाउट आर्टिकल 32 आर नल एंड वॉइड। ओके, सो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को एंड अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स जो है उनको इशू जो ये रिट्स है इनको इशू करने की पावर मिलती है। ओके, सो रिट्स टाइप एंड स्कोप हम यहाँ पर देख रहे हैं। कौन कौन से रिट्स ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकता है? तो दे आर हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड कोवारंटो। ओके, तो समझ गए आप सभी को कि ये जो 5 टाइप के रिट्स है इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 रिस्पेक्टिवली इशू कर सकती है। दिस पावर comes to them by the article 32 of Indian Constitution. Further, Parliament under article 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट। ओके, जैसे कि हमने देखा था कि पार्लियामेंट जो है और किसी भी अन्य कोर्ट को ये पावर दे सकती है किसी भी लॉ को बनाकर, लेकिन ये जो पावर है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत ऑलरेडी हाई कोर्ट्स के पास है। दैट्स वाई पार्लियामेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छोड़कर किसी अन्य कोर्ट को ये पावर कन्फर्म कर सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान जो है वो पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है, ना ही कोई लॉज बनाया है इसके बारे में। दैट्स वाई ये जो पावर है सो फार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास ही है कि वो इशू कर सकते हैं दिस 5 टाइप्स ऑफ रिट्स एंड नॉट टू एनी अदर कोर्ट। ओके, सो ये जो पावर थी बिफोर 1950 ये किन किन कोर्ट के पास थी? तो हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, सो ये जो 3 इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट्स थे हमारे इंडिया के बिफोर 1950, इन 3 हाई कोर्ट्स के पास ये पावर थी। तो देखिए दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इन पर प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि इनकी तरफ हमारा ज़्यादा जो है रुख नहीं जाता है। क्योंकि हर कोई बंदा क्या करता है, आर्टिकल 32 को पढ़ेगा, उसके बाद ये आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट्स को ये पावर मिलती है ये भी पढ़ेगा। लेकिन आपको यूपीसी या कोई भी स्टेट पीसीएस किसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1950 के पहले कौन से हाई कोर्ट्स को ये पावर थी, या फिर ऐसा पूछेगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ये पावर दी गई है कि वो चाहे किसी भी कोर्ट को ये पावर कन्फर कर सकती है टू इशू द रिट्स, लेकिन वो चीज़ गलत होगी। ओके, या फिर अगर पूछा जाए कि पार्लियामेंट ने ये जो पावर है ये किसी अन्य कोर्ट को दे दी गई है पार्लियामेंट द्वारा, तो ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान ही नहीं बनाया है पार्लियामेंट ने, ना ही कोई लॉ बनाया है कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर किसी अन्य कोर्ट को ये पावर दे दी जाए। लेकिन ये जो प्रावधान है
कि पार्लियामेंट ये लॉ बना सकती है, वो आर्टिकल 32 उन्हें पावर देता है। ओके, सो आर्टिकल 32 पावर टू पार्लियामेंट टू इशू सच रिट्स, और पावर्स देती है पार्लियामेंट को कि वो किसी और हाई कोर्ट को ये किसी और कोर्ट को ये रिट्स इशू करने की आज्ञा दे सकती है। एंड बिफोर 1950 ये 3 हाई कोर्ट्स के पास थी पावर, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। लेकिन जैसे ही 1950 के बाद ये हमारा संविधान जैसे ही लागू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो पावर है ये तो थी ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई, और उसी के साथ साथ सभी जो हाई कोर्ट्स है, ऑल द हाई कोर्ट्स विद इन द इंडिया, उनको ये पावर कन्फर की गई है अंडर आर्टिकल 226। ओके, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये इजाजत देता है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये इजाजत देता है कि वो ये 5 प्रकार के रिट्स इशू कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम सभी जो 5 प्रकार के रिट्स है उनको देखेंगे। फर्स्ट जो होगा वो होगा हेबियस कॉर्पस, जैसे मैंने अभी बताया। सेकंड होगा मैंडेमस। ओके, थर्ड क्या होगा, प्रोहिबिशन। फोर्थ होगा सर्शररी, एंड फिफ्थ विल बी को वारंट। ओके, सो दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ रिट्स। सो हेबियस कॉर्पस क्या होता है? सो लिटरली हम हर एक चीज का अगर मीनिंग याद रखेंगे ना, तो आप सभी को जो है वो समझ में आ जाएगा। हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी भी बंदे की बॉडी मुझे यहाँ पर अभी अभी प्रेजेंट करो। सो अभी आपने एक मूवी अगर देखी होगी, भीम, भीम करके मूवी आई थी, अभी किसी ने अगर ये देखी हो, मोस्टली तो आई थिंक कि सभी ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, उससे है ना आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या होती है। ओके, जो बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, उनके साथ जो भी मेंबर्स ऑफ ये ड्राफ्टिंग कमेटी थे, उन सभी ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान जो दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितना पावरफुल बनाता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इस मूवी से आप ये चीज़ लिख सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पीपल को सुप्रीम बनाया है। तो इस मूवी में क्या दिखाया था कि जो 3-4 बंदे थे जिनको पुलिस मार देती है और बाद में ऐसा डिक्लेयर कर देती है कि वो भाग गए, उसमें से एक बंदे की मौत हो जाती है। ओके, और जो बाकी के 2-3 थे, ओके, उनको है ना पुलिस अलग अलग जेलों में डाल देती है, लेकिन ये दिखाती है कि वो खुद भाग गए। सो उस केस में है ना जो लॉयर होता है हमारा हीरो, वो क्या करता है, ये हेबियस कॉर्पस का केस कर देता है कि हेबियस कॉर्पस का केस मतलब उनकी बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट करो, अगर वो भाग भी गए तो उनको प्रेजेंट करो। ओके, सो लैटिन टर्म है ये हेबियस कॉर्पस, और इसका अर्थ होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ। देखिए दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ये उसका अर्थ पता चल गया ना, तो आपको सब पता चल जाएगा कि वो किस पर्सन द्वारा फाइल किया जा सकता है या किसी एजेंसी द्वारा फाइल किया जा सकता है। ओके, और इससे क्या होता है कि हम रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को। सो द लैटिन टर्म हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। अब ये जो ऑर्डर है ये इशू की जाती है कोर्ट द्वारा टू अ पर्सन हु हैज डिटेन अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लैटर बिफोर इट। अगर किसी पर्सन ने किसी अन्य पर्सन को, ठीक है, पर्सन ए है, उसने पर्सन बी को क्या कर दिया, डिटेन कर दिया। डिटेंशन पता है ना, 2 प्रकार का होता है, प्यूनिटिव, प्रिवेंटिव। सो अगर किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे को क्या कर दिया, डिटेन कर दिया, तो इस ए बंदे को कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई तुम इस बी बंदे की जो है वो बॉडी प्रेजेंट करो, इसको प्रेजेंट करो कोर्ट के सामने। द कोर्ट देन एग्जामाइंस द कॉज एंड लीगलिटी ऑफ द डिटेंशन, कि ये जो डिटेंशन था ये सही था या गलत था, ये कोर्ट एग्जामाइन करेगा। इट वुड सेट द डिटेन पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल। अगर ए पर्सन ने बी जो बंदा था, ओके, किसी ए मतलब किसी राम ने किसी श्याम को जो है वो डिटेन कर दिया, और अगर कोर्ट को ये पता चलता है कि ये जो डिटेंशन था वो इलीगल था, ओके, तो कि शाम का कोई कसूर ही नहीं था और उसको ऐसे ही डिटेन कर दिया, तो शाम को जो है वो कोर्ट क्या कर देगी, बरी कर देगी। ओके, शाम को सेट फ्री कर देगी कोर्ट। दस दिस रिट इज अ बुलवॉक इन द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। जो हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी है, स्वतंत्रता होती है, ओके, जाति तौर पर जो स्वतंत्रता होती है, इसमें
एक बुलवर्क का काम करता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिट है। द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ द पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये रिट इशू की जा सकती है। ओके, और ये जो रिट है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्रीड पर्सन ही जाएगा। ओके, अगर कोई जेल में है और पुलिस कह रही है कि भाई ये जो बंदा है ये भाग गए, तो उस मूवी में जैसे दिखाया था कि उसकी बीवी ने केस फाइल किया था, राइट। सो इसका कोई रिलेटिव भी ये केस फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस पर वो अन्याय हुआ है या फिर जिसको डिटेन किया है वही पर्सन ने फाइल करे, नहीं, उसका रिलेटिव या कोई भी जाकर ये केस फाइल कर सकता है फॉर हेबियस कॉर्पस। द रिट ऑन द अदर हैंड इज नॉट इशूड वेयर। अब हमने देखा कि ये पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट दोनों के खिलाफ ये रिट इशू हो सकती है, लेकिन किसके खिलाफ नहीं हो सकती। तो देखिए, अगर डिटेंशन इज लॉफुल, डिटेंशन अगर लॉफुल है, मतलब दंगे अगर हो रहे हैं, ओके, फॉर एग्जांपल दो ग्रुप के बीच में दंगे हो गए और संदिग्धता के बेसिस पर अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया, ओके, मतलब कि भाई ये आगे चलकर दंगे फसाद और ना बढ़े, इस बेसिस पर किसी को पहले ही डिटेन कर दिया 3 महीनों के लिए, तो ये डिटेंशन लॉफुल हो गया। तो उस केस में जो है ये हेबियस कॉर्पस की केस आप नहीं लड़ सकोगे। ओके, देन द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। अगर किसी बंदे ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, कोर्ट का अपमान कर दिया, तो उस केस में आप हेबियस कॉर्पस का केस नहीं लड़ पाओगे, उसमें अगर आपको सजा मिल गई या डिटेंशन हो गया आपका। देन डिटेंशन इज बाय कंटेम्प्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब अगर किसी ऐसा कोर्ट जो ये डिटेंशन करने की ये रखता हो, पावर रखता हो, अगर ऐसे कोर्ट के द्वारा, मतलब फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने अगर आपको डिटेन कर दिया, ओके, या फिर किसी जिला न्यायालय जो होता है उसने आपको डिटेन कर दिया, तो उस पर आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो कि भाई हेबियस कॉर्पस का आप रेट इशू करो। ओके, देन डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल जो डिटेंशन है वो मद्रास की कोर्ट ने किया है और आप महाराष्ट्र में आकर कह रहे हो कि भाई हेबियस कॉर्पस का केस मतलब ये कर दो, हेबियस कॉर्पस का केस कर दो या फिर हेबियस कॉर्पस का रेट इशू कर दो, तो मद्रास जो है वो अलग पार्ट हो गया, वहां तक महाराष्ट्र का जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, तो आप फिर महाराष्ट्र में ये केस नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि अगर कोर्ट की जो हद है वहां तक ही कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, जो उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन हाई कोर्ट का विद इन इट्स टेरिटरी है। तो इसलिए आपको ये भी संज्ञान में रखना होगा कि डिटेंशन का जो केस है अगर किसी और राज्य ने किया है और आप किसी और राज्य में जाकर हेबियस कॉर्पस का केस लड़ रहे हो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है टेरिटोरियल, उसके बाहर हाईकोर्ट ये रिट इशू नहीं कर सकता है। देन मैंडामस। अब मैंडामस मतलब क्या? ये मैंडामस शब्द से ही आपको पता चलेगा, कमांड। ओके, मैंडामस मतलब कमांड देना, वी कमांड। ओके, तो ये वर्ड जो है इसका मीनिंग है वी कमांड, हम कमांड देते हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं। अब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसको ऑर्डर देता है? इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल। किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को ये कमांड इशू की जाती है हाई कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अब अभी देखिए महाराष्ट्र है, ओके, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का कोई मुद्दा चल रहा है। अब आरक्षण मिल गया, फॉर एग्जाम्पल आरक्षण मिलने के बाद कोई बंदा गया तहसील ऑफिस में और उसने क्या किया, तहसील ऑफिस से अपनी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मांग की, लेकिन अगर तहसील का कोई एसडीओ इसको कास्ट सर्टिफिकेट देने से मना कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी जो ड्यूटी है वो नहीं परफॉर्म कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से, यहाँ का एसडीओ। ओके, तो इस एसडीओ के खिलाफ आप हाईकोर्ट में जा सकते हो और मैंडेमस का केस कर सकते हो कि भाई मैंडेमस जो है केस मतलब इसके खिलाफ केस कर सकते हो। देन हाईकोर्ट जो है वो मैंडेमस का रेट इशू करेगी। ओके, सो मैंडेमस का रेट इशू करेगी मतलब हाईकोर्ट क्या करेगी कि इस एसडीओ को कमांड करेगी, इस एसडीओ को ऑर्डर देगी कि आप आपकी जो ये ड्यूटी है वो निभाओ। ओके, आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। सो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैंडेमस का रेट अगर इशू करती है तो उस पब्लिक ऑफिशियल को कमांड करती है, ऑर्डर देती है
है कि वो अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटीज है उसको करने से वो फेल हो गया है और उसको आप पूर्ण करो, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। देन इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कोई भी पब्लिक बॉडी हो और कॉरपोरेशन हो, एन इन्फेरियर कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो या फिर गवर्नमेंट हो। कोई इन्फेरियर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के नीचे अगर कोई कोर्ट है, कोई ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल पता है ना सभी को? ट्रिब्यूनल क्या होता है? देखिए अब फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर क्या होता है कि जो मुद्दे होते हैं उन्हें अगर रिजॉल्व करना है तो उनके लिए ट्रिब्यूनल होते हैं। ट्रिब्यूनल मीन्स क्या होता है? प्राइवेट बॉडीज होती है और ये जो है ये दो ग्रुप के बीच में क्या होता है, अगर कोई झगड़ा है तो उनको सुलझा देती है। तो दीज आर द ट्रिब्यूनल्स। ओके, वो बाहरी तौर पर इस झगड़े का निपटारा करती है। ओके, सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ओके, देन अब देखिए किसी भी ट्रिब्यूनल के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ या इन्फीरियर कोर्ट के खिलाफ या फिर कॉरपोरेशन या फिर पब्लिक बॉडी अगर होगी, इन सभी के खिलाफ है ना ये मैंडामस का रेट इशू किया जा सकता है। और ये किन के खिलाफ नहीं किया जा सकता? तो वो देखिए अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। जैसे हमने कहा था कि हेबियस कॉर्पस आप प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने अगर किसी बंदे को डिटेन कर दिया, कुछ कर दिया या फिर गायब कर दिया तो आप उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। लेकिन मैंडामस ऐसा मतलब मैंडामस के जो रिट है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल की खुद की मतलब ये है डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो वो ड्यूटी परफॉर्म करे या ना करे। ओके, लेकिन पब्लिक ऑफिशियल अगर हो गया तो उसकी ड्यूटी है, उसे वो करनी पड़ती है। सो इस वजह से पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ ये कर सकते हो आप, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ आप मैंडामस का जो है रेट वो इशू नहीं कर सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। देन टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स। अगर स्टैट्यूटरी फोर्स जो है वो अगर नहीं है वहां पर प्रेजेंट। ओके, सो कोई भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस है दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, मतलब अगर लीगल कोई ये नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, तो अगर कोई उनको एनफोर्स नहीं कर रहा है, ओके, मतलब उसके बेसिस पर कोई लॉ बना नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ गाइडलाइंस है, सपोज सरकार ने कुछ गाइडलाइंस पास की है सिर्फ खाली, और उसे फॉलो करना या ना करना ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते हो, कह सकते हो कि भाई इनको एनफोर्स कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई लॉ तो नहीं बनाए, खाली वो गाइडलाइंस दी है सरकार ने। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर स्टैट्यूटरी फोर्स जब तक नहीं होता है, कोई लॉ उसके लिए बना नहीं होता है, तब तक आप उन गाइडलाइंस को, उन इंस्ट्रक्शंस को फोर्स करने के लिए नहीं कह सकते हो, या फिर ऐसी इंस्ट्रक्शंस के लिए आप रेट नहीं इशू कर सकते हो। ओके, देन व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, जैसे अभी मैंने कहा था कि प्राइवेट बॉडी जो होती है या प्राइवेट इंडिविजुअल होता है उस केस में भी उसका खुद का डिस्क्रिशन होता है कि वो कुछ ड्यूटीज निभाए या ना निभाए। सेम उसी तरह अगर कोई पब्लिक बॉडी भी है लेकिन वहां पर अगर मैंडेटरी नहीं है उस ड्यूटी को निभाना, ओके, मतलब वो डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया है। फॉर एग्जांपल ट्री प्लांटेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि पब्लिक ऑफिशियल आएगा और ट्री प्लांटेशन करेगा ही करेगा, तो फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई ये ट्री प्लांटेशन नहीं कर रहा है, आप मैंडेमस का रेट इशू कर दीजिए। सो ऐसी कुछ ड्यूटीज या फिर कुछ ऑब्लिगेटरी नहीं होती है अगर कोई, तो उस केस में या फिर मैंडेटरी नहीं होती है तो आप मैंडेमस नहीं इशू कर सकते। देन टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ओके, फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी ऑफिस में काम कर रहा है और वहां पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, और 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो इस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को एनफोर्स करने के लिए आप नहीं बोल सकते हो जाकर कि रिट इशू करो। ओके, देन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नर, तो इन दोनों को जो है ना इससे एग्जेम्पशन है। प्रेसिडेंट और गवर्नर, आप इनके खिलाफ जाकर ये केस नहीं कर सकते हो कि ये इनकी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रही है, हाईकोर्ट इस इनके खिलाफ मैंडामस की रिट इशू करे। देन अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट है उनके खिलाफ भी आप मैंडामस का रिट इशू नहीं करवा सकते। सो दीज आर द
बॉडीज या फिर इंडिविजुअल जिनके खिलाफ मैंडेमस का जो है केस इशू नहीं हो सकता है, रिट इशू नहीं हो सकता है। सो मैंडेमस समझ में आ गया कि मैंडेमस क्या होता है कि कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता है किसी पब्लिक ऑफिशियल को, किसी पब्लिक एंटिटी को, ओके, किसी इंफीरियर कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल को, कि वो अपनी अगर ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं या फिर अपनी ड्यूटी निभाने से फेल हो गए हैं, तो उस केस में उन ड्यूटीज को निभाने के लिए कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर इशू करता है, तो इसे कहते हैं मैंडेमस का रिट। ओके, देन द थर्ड रिट इज प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि प्रोहिबिशन मतलब क्या, किसी को खारिज कर देना, ओके, किसी को प्रोहिबिट कर देना। सो प्रोहिबिशन इज नथिंग बट प्रोहिबिट टू फॉरबिड, ओके, कि भाई आप रहने दो, ये काम मत करो, ओके, उनको रोक देना, टू प्रोहिबिट करना, ओके, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। सो प्रोहिबिशन लिटरली मीन्स टू फॉरबिड। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ये हाई कोर्ट है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो हाई कोर्ट अपने जो भी नीचे कोर्ट्स होंगे उनको इशू करेगी, ओके, जो भी लोअर कोर्ट्स होंगे। सो किसी भी हाई कोर्ट द्वारा किसी भी लोअर कोर्ट को जब ये प्रोहिबिशन रिट इशू की जाती है, या फिर कोई ट्रिब्यूनल है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, तो यहाँ पर कोई ट्रिब्यूनल है तो उनको भी ये रिट इशू की जा सकती है कि आपकी ये जो भी चीज़ होगी उनके अंदर आप इसे मत करो, इसको प्रोहिबिट कर दो करने से, ओके, फॉरबिड कर दो। सो टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और अनसर्पिंग अ जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट पजेस। तो ये किस लिए होता है कि अगर इनकी कैपेसिटी में नहीं है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और इनकी कैपेसिटी में वो चीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी इसको ही ले लीजिए कि जो रिट इशू करने की जो कैपेसिटी है फिलहाल वो हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास है। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है और अंडर आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट के पास पावर है। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर रहा है तो क्या ये इनकी कैपेसिटी में आता है? फिलहाल तो पार्लियामेंट ने इनको कोई भी लॉ बनाकर नहीं दी है ये पावर। सो अभी तक इन 2024 ये पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अगर ये रिट्स इशू कर रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हाई कोर्ट क्या करेगी? प्रोहिबिशन का रिट इशू करेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहेगी कि आप ये जो बात कर रहे हो, आप ये जो चीज कर रहे हो ना, आप अनसर्पेशन ऑफ योर पावर्स कर रहे हो, आप आपका जुरिस्डिक्शन अनसर्प कर रहे हो, मतलब आप आपके जुरिस्डिक्शन का उल्लंघन कर रहे हो, ओके, तो आप आपकी पावर का गलत यूज कर रहे हो, तो इससे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोकती है, ओके। प्रोहिबिशन मतलब उनको रोक देना किसी भी चीज को करने से। या फिर कोई ट्रिब्यूनल है और उनके पास अगर लीगल मैटर्स में, ओके, कोई लीगल मैटर है और वो अगर रिजॉल्व कर रहे हैं और उसके बेसिस पर इन्होंने अगर सजा सुनाई, ओके, 10 साल की सजा सुना दी किसी को, तो ये तो अधिकार ट्रिब्यूनल के पास है नहीं। तो इस टाइम पर हाईकोर्ट क्या करेगा? इनको प्रोहिबिशन का रिट इशू करेगा और बोलेगा कि आप ये जो चीज कर रहे हो वो मत करो, इनको प्रोहिबिट कर देगा ये चीज करने से, ओके, रोक देगा। सो लिटरली मीनिंग है प्रोहिबिशन का कि किसी को कोई चीज करने से रोक देना। सो ये कोई भी हायर कोर्ट उसके लोअर कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ इशू करता है। अनलाइक मैंडेमस द डायरेक्ट एक्टिविटी दैट डायरेक्ट्स एक्टिविटी, ओके, मैंडेमस क्या करता है? ऑर्डर देता है कोई चीज करने के लिए, ओके। अगर हाई कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ मैंडेमस का रिट इशू करती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ना कोई चीज नहीं कर रहा है जो उसे करनी चाहिए, उसका कर्तव्य निभाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो अगर उसे कोई चीज करवानी है हाई कोर्ट को तो वो मैंडेमस का रिट इशू करेगी। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई चीज गलत कर रही है या फिर उसके पावर के हिसाब से अगर वो ज्यादा कोई चीज कर रही है तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए प्रोहिबिशन करेगा, ओके। सो अनलाइक मैंडेमस दैट डायरेक्ट्स द एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी करने के लिए मैंडेमस का रिट इशू होता है, उसके विपरीत प्रोहिबिशन जो होता है वो डायरेक्ट्स इन एक्टिविटी, मतलब आप कोई चीज ना करो, कोई काम ना करो, इसके लिए प्रोहिबिशन होता है। और मैंडेमस होता है कि कोई चीज आप करो, ओके। सो दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रोहिबिशन जो होता है वो किसी चीज को रोकने के लिए होता है और मैंडेमस किसी चीज को करने के लिए इशू किया जाता है।
सो द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली, सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज। समझ में आ गया कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ क्यों? क्योंकि ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटी होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज के खिलाफ ही प्रोहिबिशन की रिट इशू की जा सकती है। इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। ओके, अब ये तो आपको समझ गया कि कोई अगर हाईकोर्ट इशू कर रहा है और कोई अपना लोअर कोर्ट के खिलाफ या ट्रिब्यूनल के खिलाफ इशू कर रहा है, तो ये तो संभव है कि ये दोनों जो है हाईकोर्ट और जो भी ट्रिब्यूनल होगा वो जुडिशियल बॉडीज होंगी, ओके, या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज होंगी। तो इन दोनों बॉडीज के खिलाफ ही ये प्रोहिबिशन का रिट इशू किया जा सकता है। ओके, बाकी कोई अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो या अथॉरिटी हो या लेजिस्लेटिव बॉडी हो या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ आप प्रोहिबिशन का रिट इशू नहीं कर सकते हो। अब देखिए, अब जो फोर्थ है वो है सर्शरी। सो सर्शरी का जो रिट है, रिट ऑफ सर्शरी, वो क्या कहता है कि सर्शरी मतलब क्या है कि टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म, किसी को सर्टिफाई करना या इन्फॉर्म करना। ओके, हायर कोर्ट जो है टू लोअर कोर्ट इन्फॉर्म कर देता है टू ट्रांसफर केस। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई केस है वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर हो, ओके, और उसके ऊपर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भाई आप ये जो चीज है ना ये मुझे ट्रांसफर कर दो। ओके, क्यों? क्योंकि ये आपके पावर के विपरीत है, आपके पावर के अंतर्गत आती नहीं है। आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ इतने ही टेरिटरी पर है और आपके पास ये जो केस आया है वो आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो आप ये केस जो है वो मुझे सौंप दीजिए। ओके, सो टू ट्रांसफर केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ, ओके, ऑर्डर ऑफ द लेटर इन केस। सो अगर कोई केस पेंडिंग है दूसरे बंदे के पास तो उसे ट्रांसफर करने के लिए कहती है सुप्रीम कोर्ट। ओके, इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, ओके, और एरर ऑफ लॉ। अगर लॉ में कुछ एरर है या एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन मतलब जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर कोई चीज है लोअर कोर्ट के, तो उस केस में हायर कोर्ट क्या कहता है उस लोअर कोर्ट को कि आप ये केस मुझे सौंप दीजिए, आप इस पर कुछ भी एक्टिविटी मत कीजिए। अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव। अब प्रोहिबिशन जो हमने देखा है कि प्रोहिबिशन इसको क्या कहता है कि आप ये चीज मत करो, इसको प्रिवेंट करता है उस चीज को करने से। लेकिन ये जो सर्शरी है वो बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव है। प्रिवेंटिव मतलब क्या कि उनको तो प्रिवेंट करता है ये चीज करने से कि आप ये चीज मत करो, लेकिन क्यूरेटिव क्यों? क्योंकि उसी चीज को अपने पास भेज देने के लिए कहता है और उस चीज पर फिर क्या करता है खुद संज्ञान लेता है। ओके, मतलब प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव जो है वो सर्शरी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्शन भी लेता है सुप्रीम कोर्ट या फिर वो हायर कोर्ट। ओके, निचले कोर्ट को उस चीज को करने से रोकता भी है और खुद उस चीज के ऊपर एक्शन लेता है। उनको कहता है कि आप उस केस को मुझे सौंप दीजिए, आई विल टेक द एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर केस। क्यों? क्योंकि वो जो चीज है वो आपके दायरे के बाहर की है। सो प्रीवियसली द रिट ऑफ सर्शरी कुड बी इशूड ओनली, कहां पर यूज होती थी? सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज के खिलाफ एंड नॉट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज। अब देखिए, प्रोहिबिशन जो था ना वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ था, लेकिन उसी प्रकार सर्शरी भी पहले जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ था, लेकिन अब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज के खिलाफ भी ये सर्शरी रिट इशू किया जा सकता है। अब 1991 में क्या हुआ था? द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द सर्शरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज अफेक्टिंग द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल के राइट अगर अफेक्ट हो रहे हो तो उस केस में ये जो सर्शरी का रिट है वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के खिलाफ या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है। सो इतना ध्यान में रखिए, प्रोहिबिशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता, लेकिन सर्शरी का जो रिट है वो इशू किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर्शरी प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव रिट भी है। लाइक प्रोहिबिशन, सर्शरी इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज। तो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर बॉडीज के खिलाफ
या फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ ये प्रोहिबिशन की तरह ये वहां पर अप्लीकेबल नहीं है, सर्शरी भी। अब देखिए लास्ट जो है वो है को वारंटो। सो को वारंटो मतलब क्या है, किस वारंट से, किस अधिकार से आप उस खुर्ची पर बैठे हो। ओके, ये अगर चेयर है, ओके, इस चेयर पर कोई बंदा आकर बैठ गया, ओके, ये चेयर है एसडीएम की, यहाँ पर आकर कोई बंदा बैठ गया और उसके पास ये अधिकार है नहीं है हमें पता नहीं, तो कोर्ट क्या करेगी, इसको नोटिस जारी करेगी, रिट जारी करेगी कि भाई आप इस कुर्सी पर जो बैठे हो, इस कुर्सी पर बैठे हो तो किस अधिकार से बैठे हो, किस वारंट से बैठे हो। ओके, सो को वारंट इन द लिटरल सेंस इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अधिकार से आप इस जगह पर हो। ओके, इट इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। किसी पब्लिक ऑफिस में अगर कोई पर्सन आकर बैठ गया तो उसका जो क्लेम है उसकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए, ओके, ये कोर्ट जो है वो इशू करता है writ of quo warranto. Hence, it prevents illegal assumption of public offices by a person. किसी पब्लिक ऑफिस की जो कुर्सी है, किसी भी पब्लिक ऑफिस को कोई इलीगल तरीके से अगर खुद अगर मतलब ये कर रहा है, उसके ऊपर कब्जा कर रहा है इलीगल तरीके से किसी भी पब्लिक ऑफिस के ऊपर, या फिर अभी अभी एक केस हुआ था मुझे याद आ रहा है, आई थिंक 3-4 महीने पहले, कि एक बंदा किसी जिले में जाकर आईएएस बन के घूम रहा था। ओके, अब देखिए सोचने वाली बात है, और वो बंदा 2 से 3 सालों तक वहां पर आईएएस का काम करता रहा और किसी को पता भी नहीं चला। बाद में पता चला कि ये बंदा फर्जी था। सो देखिए इसके खिलाफ जो भी रिट इशू हुआ होगा वो को वारंट का ही हुआ होगा, तो इससे पूछा गया होगा कि किस अथॉरिटी से या किस वारंट से, किस अधिकार से आप इस कुर्सी पर बैठे हो, इस ऑफिस को जो है आपने हत्या लिया है, ओके, इलीगल तरीके से असर किया है, हत्या लिया है किसी भी पब्लिक ऑफिस को। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, ऐसी चीजें ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो ये रिट इशू करती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसे कहा जाता है को वारंटो। ओके, द रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ अ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि जिला जो न्यायालय या जिला का कोई ऑफिस है या कोई कलेक्टर का ऑफिस है, अब ये जो है ये परमानेंट कैरेक्टर है, ये पब्लिक ऑफिस भी है और एक परमानेंट कैरेक्टर का ऑफिस है, तो ऐसी ऑफिस के केस में ही ये जो रिट है वो इशू की जा सकती है, क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा अगर वो ऑफिस को कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसका निर्माण हुआ है, तभी आप उस पब्लिक ऑफिस के खिलाफ इस केस को सॉरी इसके अगेंस्ट आप को वारंटो की रिट इशू कर सकते हो। इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और अ प्राइवेट ऑफिस। अगर कोई मिनिस्टरियल ऑफिस है या कोई प्राइवेट ऑफिस है तो उस केस में आप इस रिट को इशू नहीं करवा सकते हो। अनलाइक द अदर 4 रिट्स, अब बाकी की जो 4 रिट्स थी, ओके, दिस कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरी बाय द एग्रीड पर्सन। बाकी की जो रिट्स थी वो किसी भी एग्रीड पर्सन, मतलब जिसको लग रहा है या फिर जिसके खिलाफ कोई अन्याय हुआ है, उस पर्सन के द्वारा वो रिट्स इशू करवाने के लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता था। लेकिन अब जो को वारंट है उस पर किसी पब्लिक ऑफिस का असर्प्शन हुआ है, ओके, उसे इलीगल प्रकार से हथियार लिया है, तो अगर किसी को भी लगता है, किसी भी पर्सन जो भी इंटरेस्टेड होगा इस चीज में, उसे अगर लगता है कि भाई इस बंदे ने जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये इलीगल तरीके से ये पब्लिक ऑफिस में जाकर जमा कर बैठा है, तो वो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और को वारंटो की जो है रिट इशू करवाने के लिए बोल सकता है कि सर इस बंदे ने, आई थिंक इस बंदे ने जो है असर्प्शन किया है इलीगल उस पब्लिक ऑफिस का, ओके, और वो जो पब्लिक ऑफिस है वो लॉ के अंतर्गत बना है, हमारे संविधान के अंतर्गत बना है। सो ऐसे पब्लिक ऑफिस में किसी बंदे के द्वारा इलीगल असर्प्शन होने की केस पे कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, चाहे उसका उसके साथ कुछ लेना देना हो या ना हो, वो को वारंटी की रिट इशू करवाने के लिए जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो देखिए दोस्तों 5 प्रकार की रिट्स जो है आज हमने देखी। फर्स्ट वन जो था वो था हेबियस कॉर्पस, किसी भी डिटेंशन के लिए, इलीगल डिटेंशन हो गया, किसी को जेल में डाल दिया, डिटेन कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस बंदे की बॉडी को प्रेजेंट करने के लिए बोलती है कि आप उसकी बॉडी प्रेजेंट करो। इसके लिए इसे कहा जाता है हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी की बॉडी को प्रेजेंट करना। मैंडेमस के केस में क्या होता है कि वी कमांड,
हम कमांड करते हैं, हम ऑर्डर देते हैं कि भाई आप जो ये आपकी ड्यूटीज है ना उसे अच्छी तरीके से नहीं निभा रहे हो आप या फिर आप उसको निभाने के लिए फेल हो गए हो या रिफ्यूज कर रहे हो, तो इनको निभाओ। तो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को आप उनकी ड्यूटी निभाने के लिए, पब्लिक ड्यूटी निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है, कमांड करती है, ऑर्डर देती है अंडर मैंडेमस के रिट के अंदर। ओके, देन सर्शररी का जो रिट था उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भाई आप जो है ना वो आपके पास जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उसे आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके दायरे के बाहर है। तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी इंफीरियर कोर्ट को या फिर किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब किसी ट्रिब्यूनल को ये रिट इशू करवाती है कि आपके पास जो भी केस चल रहा है वो आप हमें सौंप दीजिए। अब ये दोनों प्रकार का है, ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंट तो कर रहा है कि इनको उस पर कुछ एक्शन ना लो और हमें ट्रांसफर कर दो ताकि हम उस पर एक्शन ले लें, इसलिए क्यूरेटिव भी है। देन प्रोहिबिशन, नाम से ही पता चलता है कि प्रोहिबिट करना। सुप्रीम कोर्ट किसी भी इंफीरियर कोर्ट को या क्वासी जुडिशियल बॉडी को कोई भी केस अगर उनके पास गया या फिर कोई भी चीज है उसको की प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए कि भाई जो भी प्रोसीडिंग्स आप उसके ऊपर कर रहे हो उनको रोक दो। क्यों? क्योंकि वो आपके दायरे के बाहर की है, हमें लगता है कि वो आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर की है, तो उनको रोकने के लिए प्रोहिबिशन की रिट इशू करवा सकती है कोर्ट। ओके, जैसे हम बहुत बार देखते हैं ना कि स्टे आ गया, इस चीज के ऊपर स्टे आ गया। ओके, सो स्टे आ जाना मतलब क्या कर देना कि प्रोहिबिट कर देना कि आप छोड़ दो, उस चीज को मत करो। ओके, सो प्रोहिबिशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को ये ऑर्डर इशू कर दे या प्रोहिबिशन का रिट इशू कर दे ताकि वो उन प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दे। देन को वारंट का जो रिट है, लास्ट फाइनल रिट, उसमें को वारंटो मतलब किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ और वारंट, जो भी पब्लिक ऑफिशियल है उसने उस पब्लिक ऑफिस का असर्प्शन किया है। ओके, असर्प्शन दो प्रकार का होता है, या लीगल या इलीगल। सो इलीगली अगर कोई असर्प कर रहा है उस ऑफिस को, ओके, जमा कर बैठा है अपना खुद का इलीगली, तो उस ऑफिस में अगर आप बैठे हो तो आप किस अधिकार से उस ऑफिस में हो वो आप हमें दिखाइए। ऐसा जो भी ऑर्डर है या रिट इशू करवाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे कहा जाता है को वारंटो। शो द प्रूफ ऑफ योर अपॉइंटमेंट, आपका जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है हमें दिखाइए, आपका प्रूफ दिखाइए कि आप किस अधिकार से, किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस पब्लिक ऑफिस के बारे में रिट इशू किया जाता है जो किसी स्टैच्यूट मतलब किसी लॉ द्वारा बनाया गया हो या हमारे संविधान ने खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने ही अगर उसको बनाया है। तो ऐसे दो केसेस में जो है ये को वारंटो का रिट इशू किया जा सकता है। सो देखिए दोस्तों, 5 रीट है हमने देखे, ये माइंड मैप है इन रीट्स का कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में अधिकार दिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को रिस्पेक्टिवली कि आप रिट्स इशू करवा सकते हो। 5 प्रकार के रिट हमने देखे। फर्स्ट वन इज हेबियस कॉर्पर, इसका लिटरली मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन ने अगर डिटेन किया है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि उस बंदे को हमारे सामने लेकर आओ। अगर वो देखती है कि अगर लीगल डिटेंशन है तो ठीक है, अगर इलीगल डिटेंशन है तो उस बंदे को फ्री कर देती है। देन सर्शररी हमने देखा, प्रोहिबिशन हमने देखा, सर्शररी हमने देखा कि भाई हाई कोर्ट्स जो है अपने लोअर कोर्ट्स को कहती है कि आप जो है वो इस चीज़ को मत करिए, हमारे पास भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है या फिर वो जो केस है वो आपके दायरे के बाहर है। प्रोहिबिशन मतलब सिर्फ फॉरबिड करती है कि आप उसके ऊपर कोई भी काम मत करो, रुक जाओ, स्टॉप कर दो जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही है। देन को वारंटो क्या है? किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ जो इलीगली वहां पर अगर किसी पब्लिक ऑफिस में जाकर बैठा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहती है कि आप किस अधिकार से यहाँ पर हो, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर हियर। सो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट आप उस ऑफिस में हो, आप आपका वो प्रूफ दिखाइए हमें। देन मैंडेमस जो है, इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कमांड करती है, ऑर्डर देती है किसी बंदे को कि भाई किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कि आप आपकी जो ड्यूटी है ना वो नहीं निभा रहे हो अच्छे से, आप फेल हो गए हो अपनी ड्यूटीज निभाने में या फिर आप रिफ्यूज कर रहे हो, तो आप आपकी ड्यूटी निभाओ या हम आपको कमांड करते ऑर्डर दे दे। सो ये भी अगर माइंड में आप अपने दोस्तों देख लिया ना एक बार, तो देखिए आपकी जो ये रीड्स है वो अच्छे से हो जाएगी। सिर्फ इस माइंड मैप को भी आपने ध्यान में रख दिया तो आपको और कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो आज जो है हमने पूरी की पूरी रीड्स देखी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की।
सो आने वाला जो लेक्चर होगा वो होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, उसे हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।